बट अगर आप स्टूडेंट्स को करीब से जानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टूडेंट वास्तविकता में बहुत अकेला है। अब वो अकेला क्यों है, इसके पीछे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है। प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम टीचिंग मेथड्स में, प्रॉब्लम स्किल गेन करवाने में कि बच्चा सीख कैसे रहा है, उस चीज के अंदर प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट शायद इस चीज को ना समझ करके वो सिलेबस रेड्यूस कर दे रही है, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। तो हेलो गाइस, ये हमारा नया नेक्स्ट वीडियो। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशीष जायसवाल। वेलकम सर। और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आशीष सर 6 साल से टीचिंग इंडस्ट्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट साइकोलॉजी के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और बाकी मैं उनको ही दे दूंगा कि वही आगे डिटेल में बताएं। आप बताइए सर। तो सबसे पहले विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ काम करते करते मैंने 6 सालों में इतना कुछ सीख लिया है कि स्टूडेंट्स, अगर खुद में देखा जाए तो स्टूडेंट बहुत अकेला है। स्टूडेंट के ऊपर हम इतना प्रेशर दे देते हैं, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, ना पेरेंट्स समझते हैं ना फ्रेंड्स समझते हैं। बट अगर आप स्टूडेंट्स को करीब से जानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टूडेंट वास्तविकता में बहुत अकेला है। अब वो अकेला क्यों है, इसके पीछे ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है। क्योंकि एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है अभी वो इतना गो थ्रू हो चुका है, इस तरीके से उसके अंदर रटाफिकेशन के ऊपर काम करवाया जा रहा है कि बच्चे को स्किल क्या मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चा कितना सीख रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे का सिलेबस होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी जो है डाउन होती जा रही है। तो टफ तो है आज के समय में, चैलेंजिंग तो है स्टूडेंट होना और स्टूडेंट को समझना। काफी चेंज आ रहा है अभी सिलेबस वगैरह में भी। हाँ, काफी नई नई चीजें इंक्लूड करी जा रही है। यही कारण है कि गवर्नमेंट जब देख रही है कि बुक्स वगैरह के अच्छे होने के बावजूद बच्चा का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट को पता चलता है कि शायद हमने सिलेबस ज्यादा रखा है, तो वो सिलेबस कम कर देती है। बट उसका भी कुछ खास इफेक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दर्द पेट में है और आप सर दर्द की गोली खा रहे हैं तो आपको कोई असर नहीं मिलने वाला। वही चीज है, प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है, प्रॉब्लम टीचिंग मेथड्स में, प्रॉब्लम स्किल गेन करवाने में कि बच्चा सीख कैसे रहा है, उस चीज के अंदर प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट शायद इस चीज को ना समझ करके वो सिलेबस रेड्यूस कर दे रही है, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है। बस यही है कि जितने बच्चे सीखने चाहिए, जितना उन्हें आना चाहिए, उतना वो सीख नहीं पाते हैं। बराबर। एक चीज रह गया, मैं बता नहीं पाया। आशीष सर एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, ठीक है। तो इसी चीज को लेकर के मेरा अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि स्टूडेंट्स की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है। अब स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का किसी के भी जीवन में, चाहे वो एक बच्चा हो, वयस्क हो, या फिर एक बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके जीवन में बहुत महत्व है। और आज की जनरेशन के लिए एक विद्यार्थी के जीवन में स्पिरिचुअलिटी का, कहते हैं ना, एक पिलर की तरह काम करता है। स्पिरिचुअलिटी हमें वो शक्ति देता है कि आज के इस बदलते दौर में, इस कॉम्पिटिटिव जनरेशन में, हम अपनी आइडेंटिटी लेकर के किस तरीके से जिंदा रहे। क्योंकि आज के इस कंपटीशन के दौर में बच्चा अंदर से खोखला है, और ये बात केवल बच्चा जानता है और कोई नहीं जानता इस चीज के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं समझ आता, ना टीचर्स को समझ आता है, ना वो बच्चा इतना हिम्मत वाला है कि उसके पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है जिसको अपने इनर डिफॉल्ट्स बता सके। तो बच्चा अंदर से बहुत खोखला है, तो स्पिरिचुअलिटी उसे भरने का काम करती है। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का स्टूडेंट के जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि एक इंसान को जीने के लिए हवा, पानी और खाने का होता है। बराबर। और एज ऑफ नाउ, अब तक जैसा 2020 के बाद से हुआ, तो क्या होगा, सारी चीजें डिजिटलाइज होती जा रही हैं, तो इससे मोबाइल फोन्स का इन्फ्लुएंस बच्चों में बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। तो वो क्या बच्चों को कैसे, किस रूप में अफेक्ट कर रही है? क्या वो खराब कर रहा है या सही कर रहा है, क्या होता है? अब इसके मैंने जहां तक रिसर्च किए तो मुझे इसके डिमेरिट्स ज्यादा देखे गए। वैसे कोरोना काल के बाद जो समय आया, डिजिटलाइजेशन हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, अब सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कुछ बच्चों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन बाकी के लोग सप्रेस हो गए। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन होता है। अब बच्चा फोन तो ले रहा है या लैपटॉप या कंप्यूटर ले रहा है, उसने कोर्स भी ले रखे हैं, लेकिन जैसे ही वो कोर्स लेने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है,
इतने सारे हमारे आसपास इन्फ्लुएंसर्स है, इतनी सारी इन्फ्लुएंसिंग चीजें हैं कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, और बच्चा क्या पढ़ा वो तो साइड हो जाता है, बच्चा अपने टाइम को बर्बाद करने लगता है। फोन हो या लैपटॉप हो, वो गलत चीजें देखने लगता है, गलत चीजें सर्च करने लगता है, तो ग्रोथ होने के बदले उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाती है। और यही चीज अभी हुई, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में भी बहुत रिवॉल्यूशन आया, पबजी, फ्री फायर्स, मैं काफी बच्चों को देखता हूँ, और बच्चे शायद ये चीज नहीं समझते, बट ये सारी चीजें एक आसुरी शक्ति लेकर के अपने अंदर रहती है। बच्चे को जब मालूम नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, कैसे सीख रहा है, उसे तो लग रहा है कि उसे मजा आ रहा है, पर वो धीरे धीरे करते हुए उसको अपने वश में कर रहा होता है, और उस चीज से निकलना उतना ज्यादा मुश्किल है कि आप तो सोच सकते हैं कि इसकी वजह से कितने सारे स्टूडेंट्स जान दे देते हैं, कि वो इतनी तरीके से इसके अंदर फंस गए हैं कि अब उनका माइंड काम करना ही बंद कर चुका है। तो इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, पर हाँ पॉजिटिव इफेक्ट में यह है कि इसने दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया है। अगर बच्चा कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या सच में वो मेहनती है, तो वो इस डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से काफी सारी चीजें सीख सकता है। बट यही है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, आप इसको जिस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों में? सेल्फ डिसिप्लिन ही है, अगर वो खुद पे डिसिप्लिन रखेंगे तभी वो इन सारी चीजों से बाहर आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ डिसिप्लिन में अब मैंने जैसा आपको कहा कि बच्चे शक्तिहीन होते जा रहे हैं, खास करके जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं। अब देखिए, मैंने जैसा रिसर्च किया, जहां तक मैंने बच्चों को समझा, मैं बच्चों के साथ काफी फ्रेंडली रहता हूँ हमेशा। अब मैंने जहां तक जाना है, बच्चे अंदर से बहुत खोखले होते हैं, मैंने बताया, और ईगोइस्टिक बहुत होते हैं। वो ये मर जाना पसंद करेंगे, पर कमजोर है ये किसी को दिखाना पसंद नहीं करेंगे। कि अगर किसी को पता चल गया कि वो रो रहा है, वो अंदर से कमजोर है, तो वो उसका मजाक उड़ाएगा। तो ये डर हर बच्चे के अंदर बसा हुआ है। यहाँ तक कि आप मानेंगे नहीं विशाल जी, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे लाइफ में ऐसे आते हैं जो जिनको कहते हैं ना कि डॉन टाइप के बच्चे हैं, ये तो गुंडा है, ये तो मवाली है, वैसे बच्चे जिनसे देख करके ऐसा लगता है कि भाई ट्रस्टी भी दूर रह रहा है, कि भाई ये तो बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसे बच्चों के पास भी जब मैं करीब से गया हूं और मैंने जब उनको जानने की कोशिश की है, तो पता चला कि वो ऐसा है नहीं, वो बस दिखावा कर रहा है, वो इस तरीके से कि दुनिया उसको पावरफुल समझे, क्योंकि वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका है। और वो अगर दिखावे की आर्टिफिशियल पावर क्रिएट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वो सप्रेस हो जाएगा इस जनरेशन में। तो सेल्फ डिसिप्लिन की जो बात आती है, तो उसके लिए बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे के साथ साथ उसके पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। उसका खाना, आहार सात्विक होना चाहिए, क्योंकि आहार का सीधा असर हमारे मन पे होता है। अगर वो बच्चा बाहर का खा रहा है या नॉनवेज या गलत चीजें खा रहा है, तो उसका सीधा असर उसके मन पर होगा, वो अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर सकता। तो अगर वो मन पे नियंत्रण ही नहीं करेगा तो डिसिप्लिन का सवाल ही नहीं होता। साथ में पेरेंट्स को या टीचर्स जो हैं उनके टाइम टू टाइम बच्चों के पास जा करके उनके इनर सेल्फ को मानना चाहिए कि क्या उसके अंदर है। इसलिए नहीं कि वो बच्चा है, लड़का है, तुझे ये करना है, तू ये कर लेगा ना। कभी आप उसके सामने जाइए, उससे जानने करके बात करने की कोशिश कीजिए। वही बात हो रही है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बच्चा अकेला नहीं कर पा रहा है आज की जनरेशन में, उसका साथ समाज को देना पड़ेगा। हर किसी को ये समझना पड़ेगा कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा था कि अगर आप एक मछली की तुलना उसके पेड़ पर चढ़ने की कैपेबिलिटी से करते हैं, तो मछली अपना पूरा जीवन यही सोच के व्यर्थ कर देगी कि वो तो बेकार है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो वही बात है, अगर आप एक बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो, और हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो, वो सिंगिंग, डांसिंग, किसी भी चीज में अच्छा हो सकता है, बिजनेस में उसका माइंड जाता हो, गेम्स में उसका माइंड जाता हो, देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्टर्स, राइट। तो अगर हम उसको सिर्फ इसी हिसाब से देखते हैं कि नहीं भाई तुझे तो पढ़ना ही है, तुझे तो टॉप मारना ही है, तो फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं अकेला महसूस करेगा। और यही वजह होता है कि बच्चा अपने फैमिली फ्रेंड सबसे दूर चला जाता है। फिर समय आता है तो सब परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, वो आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो काफी समय से चलता आ रहा है। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बच्चे क्या हो रहे हैं ना, जो 8, 9, 10 ये एज में जब पहुंचते हैं, वो लोग गलत चीजों में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हाँ। नशा वगैरह करने लग जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत सारे। अभी तो आजकल मुझे तो पता चलता है, कभी कभी मैं तो जान लेता हूँ, बहुत करीब रहता हूँ, तो 6-7 के बच्चे को पता चलता है कि उसने गर्लफ्रेंड बना ली, उसने बॉयफ्रेंड बना लिया है ना। हम तो 12 तक भी हमें तो मालूम भी नहीं होता था कि भाई ऐसा कुछ, हमें तो लगता था कि पाप लग जाएगा, ठीक है। पर अभी के जनरेशन ऐसी हो गई है कि वो सारी चीजें कर रही है, तो कर रही है, वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि
आसुरी शक्तियां हैं तो वो प्रभाव तो डालेंगी, पर दिक्कत यह है कि आसुरी शक्ति को खत्म करने के लिए दैवी शक्ति चाहिए, और वो दैवी शक्ति उस बच्चे को कोई दे ही नहीं रहा। पेरेंट्स से बात कर नहीं रहे, खुलकर बात करते नहीं है कि क्या है। और आज के जनरेशन में जैसे कलयुग है, ये कलयुग कलिकाल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये सारी चीजें आनी है, ये सारी चीजें हवा वायुमंडल में फैलेंगी ही फैलेंगी। तो इसमें बच्चे को बताना चाहिए कि क्या वास्तविकता है, उसको वास्तविक दर्शन करवाना चाहिए, उसको सत्संग सुनवाना चाहिए। भले हमें अजीब लगता है कि ये सब कितना है ये सब, लेकिन नहीं, हमारे सनातन धर्म में इन सभी चीजों का बहुत महत्व है। और इन्हीं वजहों से जो पहले के हमारे बच्चे हुआ करते थे, जो पूर्व जनरेशन थी, वो बच्चे इतने मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते थे कि आज के बच्चे उनके सामने 5 मिनट भी शायद मुझे लगता है कि ना टिक पाए। तो यहाँ पर ये चीज जो है कि बच्चों का इन्फ्लुएंस तो बढ़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बच्चों के अंदर, और गलत चीजें मोबाइल में देखना या करना, तो वो संगति वगैरह का असर आ जाता है। तो इसके ऊपर बच्चों का बस यही काम है कि बच्चों को निज किताबों के अलावा भी ज्ञान देना चाहिए, उनको सत्संग सुनाइए, उनको कथा सुनाइए, उनसे शास्त्र अध्ययन करवाइए। क्योंकि हमें लगता है कि इन सब चीजों से कुछ नहीं प्राप्त होता, लेकिन यकीन मानिए कि जिम जाकर जिस प्रकार व्यक्ति अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसी प्रकार शास्त्र अध्ययन और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें बच्चे के मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। और आज के डेट में अगर बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है तो डेट विल वर्क, बट इफ द पर्सन इज मेंटली नॉट स्ट्रांग, अगर मेंटली वीक है बच्चा, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बग साबित होगा। और आपका ये जो आपने बोला कि पहले के जनरेशन के बच्चे जैसे थे, ठीक है, अब मेरे को यहाँ तक लगता है कि जो पहले के टाइम पे क्या होता था, टीचर्स इतना पिटाई वगैरह लगाते थे, इसकी वजह से वो बच्चे इतने स्ट्रांग होते थे। और अब के जनरेशन में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स ही मना करते हैं कि हमारे बच्चों के हाथ मत उठाओ। हाँ, ये सारी चीजों, ये चीजें एक्चुअली है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत पिटाई करता हूं बच्चों की। वास्तविकता में आप जैसे अगर कभी मेरे स्टूडेंट से पता करेंगे तो आशीष सर का नाम सुनकर ही वो खौफ में आ जाते हैं। लेकिन समझिए, पहले जो गुरु होते थे वो दंडित करते थे, अब पिटाई करना ये इस भाव से पिटाई की जाती है कि बच्चा सुधर जाए। अब इस जनरेशन में कुछ टीचर्स केवल अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बच्चे को पीटते हैं, तो वो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा, मेरे हिसाब से पेरेंट्स को एक चीज समझना चाहिए कि शरीर पर अगर 2-3 निशान आ जाए तो उससे बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आज ये निशान उसके शरीर पे रहा और वो सुधरा, तो फिर वो कल जाकर के वो गलत चीजें नहीं करेगा और वही उसे दुनिया से अलग लेकर के जाएगा। मैं अपनी बात करूं विशाल जी, तो मेरे लाइफ में भी ऐसे, मेरे लाइफ में तो मोस्टली ऐसे टीचर्स रहे जो मतलब ऐसे मोटे मोटे डंडे शरीर पर रख करके तोड़ दिया करते थे। और पेरेंट्स भी हमारे ऐसे कि मतलब सारे स्टंट हमारे शरीर पर परफॉर्म करते थे, वो बाहर स्टंट नहीं परफॉर्म किया करते थे। तो मैं, लेकिन उस समय लगता था कि इन लोगों को दया नहीं आती, लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज का कि उनकी वजह से मैं इतना डिसिप्लिन रह पाया। कहते हैं ना कि अगर पौधा लगा दो और उसे आपने फेंस नहीं किया है अगर, तो वो पौधा जंगली होकर के बढ़ता जाएगा, और वो जंगली पौधा कभी फल नहीं देता, उसे कोई भी मुंह लगा के चला जाएगा, कभी भी टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने उस पौधे को छांटा है, उस पौधे को काटा इसीलिए नहीं गया कि वो बढ़े ना, उसको काटा इसीलिए गया कि वो सही से ग्रोथ करे। और अगर उस पौधे को काटा जाए तो वो पौधा जल्दी फ्रूट देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट देता है। तो उसी प्रकार से स्टूडेंट के जीवन में भी छांटना तो जरूरी है। उसे अगर जीवन में सब कुछ मिलता गया, आसानी से मिलता गया, तो वो एक तकलीफ क्रिएट तो करता है। और बच्चों की जिंदगी में पूजा पाठ जो है वो क्या, कैसे प्रकार का इन्फ्लुएंस? देखिए, मैं वास्तविकता कहूँ तो मैं कर्म योग में मानता हूँ और ज्ञान योग में मानता हूँ। भगवत गीता में कर्म योग के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट के जीवन में मेरे हिसाब से पूजा पाठ का एक महत्व तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे उसके अंदर घुस जाना है। मेरे हिसाब से विद्यार्थी का या किसी भी इंसान का कर्म ही उसके लिए सबसे बड़ा पूजा है। अगर आप उस कर्म को ईश्वर समझकर करते हैं तो वही आपकी पूजा है। कोई इंसान, मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई इंसान अगर सपोज कि दिन में 4 घंटे मंत्र जप कर रहा है, मंदिर जा रहा है, आरती कर रहा है, और एक विद्यार्थी है जो दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, मन लगा करके पढ़ रहा है, तो जितना फल वो आदमी प्राप्त करेगा उतना ही फल ये आदमी भी प्राप्त करेगा। जितना प्रसन्न भगवान उससे होंगे उतने ही प्रसन्न ईश्वर इससे भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये कर्म कर रहा है, और सबसे बड़ी पूजा कर्म के अंदर पवित्रता है। अगर आप अपना कर्म पूरी पवित्रता से कर रहे हैं तो उससे बड़ी पूजा मुझे नहीं लगती कि किसी कोई हो सकती है।
तो बस यही कि विद्यार्थी जीवन में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप एक नियम बनाइए कि आपको दिन में जैसे मेडिटेशन का समय है, मेडिटेशन करिए। मैं खास मेडिटेशन पे बच्चों को फोकस करवाता हूँ कि बिकॉज वो हमें थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग से बाहर करवाती कंट्रोल है। करना सिखाएं। हाँ, तो मेडिटेशन के लिए टाइम निकालिए। अगर आपके पास समय मिलता है तो आप शास्त्र अध्ययन कीजिए, सत्संग सुनिए। बाकी आप मंदिर में अगर अगरबत्ती नहीं जला रहे हैं या मंदिर में जा करके दिया नहीं जला रहे हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। वो आप जला सकते हैं, आप कर सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आपको इस चीज से निराश नहीं होना है कि नहीं मुझे उसके अंदर समय देना है। क्यों? क्योंकि आपको उससे उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना आप अगर उतना समय पढ़ाई के अंदर अगर दे रहे हैं, पवित्रता से काम कर रहे हैं, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी पूजा होगी, पक्की बात है। और बच्चों का फोकस भी बहुत बिगड़ गया है। ये शॉर्ट कंटेंट जब से आ रहा है, वो 30 सेकंड का वीडियो भी पूरा देख नहीं पा रहे हैं। 30 सेकंड में भी दो 4 सेकंड देखा, फिर तुरंत ऊपर। और अगर 10 मिनट का एक वीडियो लगा दो, यही मैंने कहा कि कलिकाल का यही प्रभाव है। और ये सारे इन्फ्लुएंस ना बच्चों की संगति की वजह से होता है। अब मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में ना किसी भी इंसान को कीचड़ में रहे कमल की तरह होना पड़ेगा। कि कमल भले ही कीचड़ में हो, वो चारों तरफ उसके कीचड़ होता है, लेकिन फिर भी उसकी पवित्रता पे आंच नहीं आती। अब ये काम बच्चे को समझना पड़ेगा, उसे खुद जानना पड़ेगा कि उसे कमल बनना है। और अगर वो गलती से भी कीचड़ में एक बार डूबा तो ये बहुत भयंकर दलदल है और ये चलता ही रहेगा। अभी उससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है। जब तक विद्यार्थी खुद ना चाहे कि वो उससे बाहर निकले, तब तक उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। और एक बार अगर उसने पक्का संकल्प कर लिया कि नहीं उसे बाहर निकलना है, तो फिर उसे कोई रोक भी नहीं सकता। बराबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज सर को थोड़ा जल्दी कहीं जाना है उनको, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बुलाएंगे। फिर और भी चीज़ों के बारे में और भी कई सवाल थे मेरे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आशीष सर का मैं थैंक यू करता हूँ कि बहुत आप बहुत आए टाइम धन्यवाद। निकाल के हमारे यहाँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।